नमस्कार। राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। इस राजस्थानी पतंग गीत में निहित है एक ऐसे पर्व की दस्तक जो पूरे देश के सांस्कृतिक कैनवस को एक सूत्र में जोड़ता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, देश के अधिकांश अंचलों में मकर संक्रांति की छटा अपना अपना विशिष्ट रूप लिए बिखरी दिखाई देती है। जिन क्षेत्रों में उत्तरायण के आरंभ पर कड़ाके की ठंड से राहत मिलने लगती है, वहाँ के आसमानों का क्या कहना। जिधर देखिए रंग बिरंगी पतंगों और डोर की अटखेलियाँ। व्यंजनों की वैरायटी का तो पूछिए ही मत, और सबसे अहम बिंदु उल्लास भरा सौहार्द। एक और राष्ट्रीय पर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, और वो है हमारा गणतंत्र दिवस। 26 तारीख की सुबह सब देशवासी नजरें बिछाए इंतजार करेंगे राजधानी के राजपथ पर आयोजित होने वाली भव्य परेड और सांस्कृतिक झांकियों का। बच्चों के लिए यह अवसर खासतौर पर रोचक तो होता ही है, उनका ज्ञान भी बढ़ाता है और उनके समक्ष सांस्कृतिक समरसता के खूबसूरत उदाहरण प्रस्तुत करता है। हमारे गणतंत्र से जुड़ा हुआ एक अहम पहलू कुछ समय पहले माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात में रेखांकित किया था। उन्होंने खास तौर पर युवाओं से बात की थी हमारे संविधान के विविध पहलुओं को बेहतर जानने के बारे में। मूल हस्तलिखित दस्तावेज के तैयार होने की प्रक्रिया के कलात्मक पहलू पर गौर करें तो 2 नाम प्रमुख रूप से उभर कर आते हैं। पेज डिजाइन और बॉर्डर को खूबसूरत अंदाज में संवारने में ब्रश और रंगों का समन्वय किया मशहूर पेंटर नंदलाल बोस ने, जबकि सुलेखन में कलम चला जाने माने कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का। संविधान की एक हिंदी और एक अंग्रेजी की मूल कॉपी संसद के एक विशेष कक्ष में हीलियम के बक्से में सुरक्षित रखी गई है। उम्मीद करते हैं कि ये रोचक जानकारी आने वाले महीनों में छात्रों के काम आएगी। संस्कृति भारती का पहला पड़ाव प्रयागराज, उपलक्ष्य अर्धकुंभ 2019, उद्देश्य पूर्वावलोकन। कुंभ की दिव्यता के प्रभाव को कौन कह सकता है? यही संशय भारत के जन मन के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का भी था। श्रुति प्रमाणम स्मृतयः प्रमाणम पुराणमप्यत्र परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम सतीर्थराजो जयते प्रयागः। कुंभ की प्राचीनता की गाथा हमारे पौराणिक ग्रंथों में कही गई है। देवासुर संग्राम में निकले अमृत के दिव्य कुंभ पर अधिकार करने की छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें प्रयाग में छलक कर गिरी थीं। उसी अमृतमय याद को संजोने के लिए प्रतिवर्ष माघ के महीने में ये जनमन का महासमागम होता है। इसी कड़ी में उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में भी ये आस्था का पर्व मनाया जाता है। परंतु आज संदर्भ है दिव्य कुंभ प्रयागराज का, तो हम इसी के बारे में कुछ जानकारियां जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। यूं तो ये आयोजन हर वर्ष होता है, लेकिन प्रत्येक 6 और 12 वर्ष पर होने वाला पर्व अर्धकुंभ और कुंभ के रूप में माना जाता है। जैसे इस वर्ष ये अर्धकुंभ है, लेकिन इसे विश्व धरोहर की श्रेणी में मानकर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्य कुंभ प्रयागराज 2019 के नाम से पहचाना है, नाम दिया है। इसके स्वरूप को निखारने का कार्य इलाहाबाद यानी प्रयागराज में वर्षों से चल रहा है, जिसकी तैयारियों के संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आशीष गोयल, मंडलायुक्त प्रयागराज मंडल। कुंभ 2019 प्रयागराज में शुरू होने वाला है और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ की परिकल्पना
दी है। उस परिकल्पना को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं इस बार कुंभ के लिए की हैं। इस बार लगभग 5 लाख वाहनों के पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है। मेले का क्षेत्रफल लगभग 3200 हेक्टेयर यानी 20 सेक्टरों में ये मेला बसेगा और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि पूरे के पूरे सेक्टर हमारे अच्छी तरह से बस गए हैं। इस बार हम लोगों ने गूगल मैप पर भी पूरे मेले के नक्शे को लगाया है और साथ ही प्रचुर मात्रा में शिलापट भी, साइनेजेस भी हम लोगों ने सड़कों पर लगाए हैं, जिससे कि यात्रियों की सुविधा के लिए, उनको दिशा का ज्ञान कराने के लिए कोई भी परेशानी ना हो। तो यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत सारे प्रयास इस बार किए गए हैं, चाहे उसमें इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे पर्यटन से संबंधित बहुत सारे आकर्षण के केंद्र हों। इस बार लेज़र शो भी हो रहा है, इस बार सुंदर सुंदर गेट्स भी बने हुए हैं, सेल्फी पॉइंट्स भी बने हुए हैं। एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन है संस्कृति ग्राम के नाम से, जिसमें भारतीय सभ्यता को आदिकाल से लेकर अब तक उसको प्रदर्शित किया गया है। कला ग्राम भी बना है, जहाँ देश के कोने कोने से आर्टिस्ट आए हुए हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां लगी हुई हैं, चाहे वो हैंडलूम से संबंधित हों, चाहे हस्तशिल्प से संबंधित हों, चाहे किताबों से संबंधित हों। विभिन्न प्रकार के अम्यूजमेंट पार्क हैं। तो इस प्रकार से इस बार का मेला जो है यात्रियों की सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके अच्छे अनुभव पर केंद्रित करके बसाया गया है। इस बार पूरा इवेंट कैलेंडर जारी हुआ है, जो हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, हमारे ऐप पर भी उपलब्ध है। कुंभ का ऐप भी है, कुंभ की वेबसाइट भी है और साथ ही कुंभ मेले के द्वारा भी और कई निजी एजेंसियों द्वारा भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का कैलेंडर है और जो भी हमारे कुंभ मेले के दौरान इवेंट्स होने जा रहे हैं, वो सभी जो है छपकर एक आसान भाषा में ब्रोशर में सभी जगह पर उपलब्ध है। इसके लिए जिनके पास स्मार्टफोन है, मोबाइल फोन है, उनके पास जो है वो बहुत आसान रहेगा कि हमारे ऐप पर जाएं या वेबसाइट पर जाएं और वहां से पूरा कैलेंडर डाउनलोड कर लें। आइए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों से आपको अवगत कराते चलते हैं। प्रयागराज दिव्य कुंभ में 2019 के लिए तैयारियां वर्षों से चल रही हैं, जिसमें निर्मल गंगा अभियान के अंतर्गत गंगा की धारा को अविरल और निर्मल बनाने का कार्य किया गया है, जो तमाम कठिनाइयों के बाद भी काफी सफल रहा है। पूरे देश से यात्रियों को ले आने और उनके गंतव्य तक वापस पहुंचाने के कार्य को सुगम बनाने के लिए भारतीय रेल और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बहुत सी नई रेलगाड़ियां और बसें चलाई हैं, जो प्रयागराज को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ेंगी। यात्रियों के मेला क्षेत्र में आने, रुकने और अपनी अपनी श्रद्धानुसार कल्पवास, स्नान, पूजन एवं भ्रमण के लिए मेला क्षेत्र को सुगम बनाया गया है, जिसमें टेंट सिटी, वीआईपी कॉटेज, विशाल पांडाल लगाए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को कई सेक्टरों में बांटकर उनमें पुलिस प्रशासन एवं सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। चौड़ी सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था भी है। इसके साथ ही ये उल्लेख किए बिना बात पूरी नहीं होती कि इस दिव्य कुंभ 2019 में श्रद्धालुओं के आगमन को यादगार बनाने के लिए पूरा शहर सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है। शहर में नवनिर्मित फ्लाईओवर, सड़कें, गोल चौराहे और उन पर पर्याप्त पुलिस बल की उपस्थिति एक ओर शहर को सजाती है, तो वहीं दूसरी ओर हमें ये एहसास दिलाती है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु प्रयागराज पुलिस के सुदृढ़ हाथों में स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। पेंट माई सिटी के अंतर्गत पूरे शहर की इमारतों, दीवारों, स्मारकों की रंगाई की गई है, जिसमें भारत की धरोहरों, आस्था के प्रतीकों, महापुरुषों के चित्रों के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम की यादों को भी संजोया गया है, जो प्रयागराज शहर में प्रवेश करते ही एक दिव्यता, भव्यता और विराटता का एहसास जगाता है और श्रद्धालु आस्था के समंदर में गोता लगाने लगते हैं। दिव्य कुंभ के महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं बाघंबरी मठ के स्वामी श्री आनंद गिरि जी महाराज। तीर्थराज प्रयाग अपने आप में अलौकिक दिव्य स्थान है। पूरी दुनिया इस कुंभ को देखने के लिए लालायित है। हर एक व्यक्ति इस कुंभ को बहुत नजदीक से देखना चाहता है। आज वर्ल्ड यूनेस्को ने कुंभ को इतना बड़ा सम्मान दिया है, मानवता का मेला कहा है। ये बताया है कि विश्व धरोहर के रूप में कुंभ देखा जा सकता है। आज 196 देशों के बड़े अखबार
अपनी हेडलाइन बनाने के लिए बेताब हैं और सभी देशों के लोग इस कुंभ में आना चाहते हैं। जिस विशालकाय सीने के साथ कुंभ बस रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि पहली बार कुंभ अपनी भव्यता और दिव्यता की ओर जा रहा है। तो जो हमारा प्राचीन भारत है या जो हमारा वर्तमान भारत है, इस भारत से जो सीखा जा सकता है वो युवाओं को सीखना पड़ेगा और वही सीख उनके भविष्य में उनके काम आएगी। को कह सके प्रयाग प्रभाऊ। स्वर रेणुराज सिंह। आलेख और प्रस्तुति मोहन धनराज। आकाशवाणी इलाहाबाद। अब चलते हैं बंगाल की ओर। दस्तक पौष संक्रांति की हो तो देश के अन्य अंचलों की तरह यहाँ भी पारंपरिक व्यंजनों की तैयारी चारों ओर महसूस की जा सकती है। प्रस्तुत है ऐसी ही एक वानगी। बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। पौष संक्रांति का अर्थ ये होता है कि बंगाली कैलेंडर के अनुसार ये पौष महीने का आखिरी दिन होता है और इसके अगले दिन से माघ महीने की शुरुआत हो जाती है। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं, क्योंकि गंगा सागर वो स्थान है जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती हैं। इस दिन सागर द्वीप पर गंगा सागर मेला का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसे पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। हम जानते हैं कि कोई भी त्योहार बिना पकवान और मिठाइयों के पूरा नहीं होता। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार इस पर्व के पकवान भी अलग अलग होते हैं, पर दो चीज़ जो इस पर्व में बहुत खास महत्व रखती है वो है खिचड़ी और तिल के लड्डू। पश्चिम बंगाल में भी इस दिन भगवान को खिचड़ी का भोग चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल का एक खास पकवान होता है जिसके बिना ये पर्व अधूरा माना जाता है। इस खास पकवान का नाम है पीठा। पीठा को बनाने के लिए चावल के आटे और खजूर के गुड़ का खास तौर पर प्रयोग किया जाता है। पीठा के साथ साथ कई अन्य पकवान भी होते हैं जिन्हें खास तौर से चावल के आटे से तैयार किया जाता है। अगर हम पीठा की बात करें तो पीठा कई तरह के होते हैं, जैसे कि पूली पीठा, पाटीसापटा पीठा, गोकुल पीठा, तेलेर पीठा, भापा पीठा, बेनी पीठा, दूधेर पीठा, ताल पीठा, चंद्रपूली, मुगेर पूली आदि। पीठा की सबसे खास बात ये होती है कि इन सारे पीठा को बनाने की विधि अलग अलग प्रकार की होती है। तो आइए आपको इन्हें बनाने की विधि के विषय में संक्षिप्त में बताते हैं। पूली पीठा बनाने के लिए पहले चावल के आटे में गर्म पानी मिलाकर उसे गूथा जाता है और फिर इसकी छोटी छोटी लोई बनाई जाती है, जिसके अंदर नारियल और गुड़ को मिलाकर तैयार किया गया मिश्रण भरा जाता है। नारियल और गुड़ के मिश्रण के लिए आप चाहें तो सूखे नारियल को कद्दूकस कर सकते हैं या उसकी जगह बाजार में मिलने वाले सूखे नारियल पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। गुड़ में खास तौर पर खजूर का गुड़ प्रयोग किया जाता है। मिश्रण को लोई में भरने के बाद आप लोई को अपना मनचाहा आकार दे सकते हैं और इसके बाद तैयार किए गए पूली पीठा को उबलते पानी के भाप में पकाया जाता है। दूधेर पीठा के लिए भी पूली पीठा इसी तरह से तैयार किया जाता है और फिर इसके बाद उन्हें अलग से तैयार किए गए दूध और गुड़ के मिश्रण में डालकर थोड़ी देर तक हल्के आंच पर पकाया जाता है। पाटीसापटा पीठा को बनाने का तरीका अन्य पीठा की तुलना में थोड़ा अलग होता है। पाटीसापटा पीठा को बनाने के लिए पहले दूध, गुड़ और चावल के आटे का गाढ़ा मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण में मिठास के लिए चीनी और इलायची भी मिलाई जाती है। मिश्रण को तैयार करने के बाद चावल के आटे में गुड़ और दूध मिलाकर पतला घोल तैयार किया जाता है। इस घोल को तवे पर रोटी की तरह फैलाकर उसके अंदर दूध, चावल के आटे और खजूर के गुड़ से तैयार किए गए गाढ़े मिश्रण को भरकर उसे हल्की आंच पर तवे पर सेका जाता है। आप चाहें तो चावल के आटे की जगह सूजी, मैदा और चावल का आटा तीनों को मिलाकर एक पतला घोल भी तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर भरे जाने वाले मिश्रण के तौर पर आप कद्दूकस किए गए नारियल और खजूर का प्रयोग भी कर सकते हैं। पाटीसापटा पीठा की ही तरह भापा पीठा को बनाने की विधि भी थोड़ी अलग होती है। भापा पीठा को बनाने के लिए पहले चावल के आटे में स्वाद अनुसार नमक और दूध मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जाता है जो ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि हल्का हल्का दूध मिलाते हुए चावल के आटे और नमक का ऐसा मिश्रण तैयार करना होता है जो पाउडर के रूप में हो।
इसके बाद एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए आंच पर चढ़ाया जाता है और उस बर्तन को किसी छलनी वाले बर्तन से ढकना होता है जिसमें छेद हो, ताकि उबलते पानी के भाप में पीठा को पकाया जा सके। आप चाहें तो बर्तन को एल्युमिनियम फॉयल से भी ढक सकते हैं और उसमें इस तरह से छेद करें ताकि जब पीठा को फॉयल पर रखा जाए तो वो भाप में अच्छे से पक सके। इसके बाद किसी कटोरी नुमा छोटे से बर्तन में पहले चावल के आटे की एक परत रखी जाती है, फिर उस पर गुड़ और कद्दूकस किए हुए नारियल की एक परत चढ़ानी होती है और फिर उसके ऊपर चावल के आटे की एक परत रखी जाती है। इसके बाद इस बर्तन को जाली वाले छोटे कपड़े से ढककर उबलते पानी वाले बर्तन के ऊपर पलट कर रखा जाता है ताकि पीठा का पूरा मिश्रण फॉयल पर बनाए छेद से निकल रहे भाप में अच्छी तरह पक जाए। इसी तरह गोकुल पीठा को बनाने की प्रक्रिया भी बिल्कुल अलग होती है। गोकुल पीठा को बनाने के लिए पहले कढ़ाई में खोया, चीनी और नारियल का गाढ़ा मिश्रण तैयार किया जाता है। फिर इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि ठंडा होने के बाद इसे पेड़े के आकार में बनाया जा सके। मिश्रण को पेड़े की तरह चपटा आकार देने के बाद इसे मैदे और दही को मिलाकर तैयार किए गए घोल में लपेटकर छाना जाता है। आप चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार छानने के लिए तेल या घी का प्रयोग कर सकते हैं। पीठा को छानने के बाद इसे चाशनी में डाला जाता है। पश्चिम बंगाल में गोकुल पीठा होली के दिन भी बनाया जाता है। पीठा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक पकवान है और इस दृष्टिकोण से मकर संक्रांति के दिन इसका अपना खास महत्व होता है। पीठा के अलावा पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू और खीर भी बनाई जाती है। इस दिन सुबह के नाश्ते में चूड़ा दही खाने की भी विशेष परंपरा है। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति का त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाता है और इस दिन यहाँ खास तौर पर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इस पूजा को बाहर लक्ष्मी पूजा के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस दिन किसी खुली जगह पर देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पश्चिम बंगाल में धान को माता लक्ष्मी का मुख्य चढ़ावा माना जाता है, इसलिए इस पर्व के अवसर पर चावल के आटे से बनाए गए पकवानों का अपना एक खास महत्व होता है। स्वाद संक्रांति के वार्ताकार प्रतीक्षा रम्या, मनीष भट्टाचार्य की यह प्रस्तुति हमें आकाशवाणी कोलकाता से प्राप्त हुई। पॉपुलर कल्चर में आपने अक्सर एक लोकप्रिय गीत की पंक्तियां सुनी होंगी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। हमारे देश में आज भी ऐसे निस्वार्थ लोग वास्तविक रूप में मौजूद हैं जो इन पंक्तियों के सार को अपने जीने का मकसद बनाते हैं। एम्बुलेंस दादा के नाम से जाने जाते हैं करीमुल हक। वो जीते हैं दूसरों के जीवन के हक के लिए। मानव सेवा के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। करीमुल जी, अपने बचपन के बारे में थोड़ा बताइए। बचपन में तो जब तो मेरा सूझबूझ हुआ था तो देखा मेरे माताजी जो था वो तो दूसरे के घर में पूछ पाछ का काम कर रहे हैं, किसी का ऐसे करके हम लोग को पूछा है। बड़ा हो चुका हूँ तभी अब ऐसे ही काम चलता है, जो गरीब गरीब है किसी का घर पे काम करता हूँ, ऐसे करके हम लोग चल रहे हैं। नौकरी की कोशिश की थी आपने? नौकरी क्या मिलेगा, इतना भी पढ़ाई तो नहीं था, तो कमती पढ़ाई था और नौकरी देने वाला तो कोई नहीं था। तो जो पब्लिक का नौकरी, घर का जो है कृषि हो, कुछ चाय बागान हो, ये सब भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये बाइक एम्बुलेंस के पीछे आपकी प्रेरणा क्या थी, क्या कहानी थी? बाइक एम्बुलेंस देखिए, गरीब तो था ही, जैसे शादी भी हुआ तब तो गरीब था, दूसरे के घर में काम करा था, चाय बागान में काम करा। ये मेरे जो माताजी था, मेरे माँ का बीमारी हो चुका है, जैसे हार्ट अटैक जैसे हो गया है रात 12 बजे। तो जैसे हार्ट अटैक हो गया, 2 आदमी, 1 आदमी का गाड़ी था, उसको घर गया, वो बोला नहीं ड्राइवर नहीं है, कौन चलाएगा, इतना रात में नहीं जाएगा। हम बहुत कोशिश किया, वो लोग नहीं गया। तो रुपया भी नहीं था जे और दूसरा जगह से ज़्यादा रुपये से गाड़ी लें, वो भी पैसा नहीं था। तो क्या करेगा, रात 4 बजे 3:30 बजे माँ ध्यान हो चुकी। तो मन में बहुत हम दुख ले है, जो हम लड़का, मेरी माँ जो बहुत कष्ट करके हम लोग आदमी बनाया, पूछा, जो भी किया, कुछ नहीं किया तो अपना बदन का तो दूध पी लिया माँ का। तो इसीलिए तो माँ को लेकर नहीं जाना सीखा हॉस्पिटल। मन में ऐसा दुख लगा जो हम सोच ले दिन से, ये किसी आदमी को, मैं गांव का किसी को माँ को
किसी को बच्चा को मरने नहीं दूंगा बिना इलाज से। उसको कुछ कोशिश से उसको अस्पताल पहुँचना ही है हमारा। तो उसी सोच करके चाय बागान में काम करता हूँ। एक दिन मैं देखा तो चाय बागान में एक आदमी काम करते करते गिर गया। हम मैनेजर को बोला, सर एक आदमी तो गिर गया है, उसका क्या हुआ? तो मैनेजर बोलता, तुम्हारा तो मोटरसाइकिल चलाने आता है? मुझे हाँ आता है। कि तुम मोटरसाइकिल में ले सकता है? मुझे हाँ सीखिए, कोई बात नहीं। तो हम उसको मोटरसाइकिल में बैठाया और उसका गमछा था अपना, उसके गमछे से मेरा बदन से बांध लिया, पीछे और आदमी बैठा दिया, उनको हम हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। पहुंचा देने के बाद हमारा एक तो याद आया जे ये मोटरसाइकिल में एक तो एम्बुलेंस भी काम कर सकता है। वो दिन से एक बाइक हम लोन करके लिया। लोन करके लेने के बाद सामने पेशेंट में हम बोर्ड लगा दिया है, बाइक एम्बुलेंस, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लगा दिया है। तो कोई आदमी बोलता है ये कैसे एम्बुलेंस बनाया इठो? तो एक औरत हम लोग को वहाँ वो पान दुकान करता है, वो हंसने लगा जे कुरमुन भैया ये क्या बनाया, ये गाड़ी के एडवर्टाइज हो रहे हैं क्या? नहीं ये एम्बुलेंस है। कैसे एम्बुलेंस है? आदमी कैसे जाएगा बैठ के, इसमें पेशेंट कैसे जाएगा? मतलब हाँ जा सकता है। क्या भगवान का नीला, वही दिन में वही औरत को सांप काट लिया। जब सांप काट लिया हमारे पास रात 9 बजे आया है, उसको हम मोटरसाइकिल में बैठाया, एकदम लेके चला गया जलपाईगुड़ी लेने के बाद उसको डॉक्टर के पास पुका दिया है। देने के बाद 2 दिन पे बोला और चलाया, आगे हमको बोलता है भैया तुमको हम देख के हंसा रहा, लेकिन ये मोटरसाइकिल हमारा जान बचाया। अभी तक ये काम करते करते मेरे 5000 से ज्यादा पैसे लेके चुका हूँ मैं। ये पद्मश्री मिला था। उस दिन मेरे केंद्रीय मंत्री मेरे घर आया है, उनके मैं भी बोला ये देखिए सर, मेरे घर जहाँ है एक नदी होता है चेल नदी, उसका नाम। ये चेल नदी हम अगर महकुमा हॉस्पिटल जाएगा तो उसमें हम 15 किलोमीटर, और घूम के जाएगा तो 45 से 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है। हम कोई गर्भवती माँ के और कुछ पेशेंट को अगर लेके जाएगा तो हाथी वहाँ खड़ा होता है, शेर खड़ा होता है, बैचन खड़ा होता है, गंडर खड़ा होता है, जाने नहीं सकते। और गाड़ी लौट करके हम जलपाईगुड़ी जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोला अगर चेल नदी का अगर ब्रिज होगा उसी में तो हम लोग का 2-3-2.5 लाख आदमी का बहुत सुविधा हो। अच्छा, आपने जब ये बाइक एम्बुलेंस की बात सोची तब तो आपके पास बाइक आपने लोन में लिया था, तो उस बाइक में आपने कुछ तब्दीली की थी, कुछ चेंजेस किए थे? नहीं, गाड़ी जरा मेरा आगे है जो, तो वही वाला है। हाँ, उस तरफ बिगड़ जाता है तो उसको मरम्मत करके लेता हूँ। लेकिन हमको एक कंपनी ने एक गाड़ी गिफ्ट किया, वो 3 चक्का वाला। हाँ, वो भी बहुत बढ़िया है, सो के भी जा सकता है, बैठ के भी जा सकता है, वो भी अच्छा वाला गाड़ी है। उसमें स्लाइन लगा नहीं सकता हूँ मैं, उसको ऑक्सीजन में लेके जा सकता हूँ, सब कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 4 चक्का वाला जैसे उससे भी वो है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम थोड़ा रहता है 2 चक्का वाला में। अगर 2 चक्का जो पेशेंट को लेने का प्रॉब्लम होगा तो 2 चक्का में भी ये भी सॉल्व होता है। कोई जाम रास्ता में शहर में अगर जाएगा तो गाड़ी जाम होता है, 4 चक्का वाला रुक जाता है, लाल बत्ती गए तो रुकने पड़ता है। ये 2 चक्का वाला एकदम तुरंत चला जाता है, गड्ढा भी चला जाता है, थोड़ा छोटा भी रोड भी होता है, नाला भी होता है, जा सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है 2 चक्का वाला में। 2 चक्का में एक ही प्रॉब्लम होता है, उसको बट के बदन में बांधने ले सकता है। लेकिन गर्भवती माँ को छोड़ के बहुत पेशेंट ले गया मैं। आगे एक एम्बुलेंस 2 चक्का वाला है, अभी 3 चक्का वाला है, और एक 2 चक्का वाला मेरे लड़का के लिए और हम एक बना दिया है। कितनी दूरी तक ये एम्बुलेंस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं? ये देखिए, मेरे घर से जो भी हम हॉस्पिटल जाएंगे, जलपाईगुड़ी शहर जाएंगे, वो भी इधर उधर करके 45 किलोमीटर होता है। मालवाजन मेरे नज़दीक होगा, लेकिन नदी है बोल के घूम के जाने होगा, वो भी 50 किलोमीटर जैसे होगा। अगर हम यहाँ मेडिकल कॉलेज आएगा सिलीगुड़ी, ये भी 55-60 किलोमीटर होता है। इतना तक मैं चलता हूँ। जो हम लोग का आसपास में एक तो स्वास्थ्य केंद्र है, हाँ, वो तो टाइमली चलता है। इस समाज सेवा को आप कितनी दूर ले जाना चाहते हैं? समाज सेवा काम तो बहुत किस्म का हो सकता है। ये तो मेडिकल के बारे में गया। अभी मैं क्या करता हूँ, प्रतिबंधी जैसे 15 प्रतिबंधी को मैं खाना देता हूँ। जिसकी का उना बुढ़ा बुढ़ी है, जिसका बच्चा भी हुआ नहीं हुआ तो अगर नहीं मर गया, वैसे शत्रु है, उसको मैं खाना देता हूँ। और गाँव में बहुत गरीब दुखी आदमी होता है, उन लोग को भी मैं कुछ खाना पहुँचाता हूँ। और शहर में सिलीगुड़ी, कलकत्ता, बम्बई से कुछ कपड़ा आता है, पुराने कपड़ा, बंदर टी गार्डन में दे रहा हूँ। लेखपड़ा नहीं है बोल के अमेरिका से, इंग्लैंड से, बहुत जगह से हमारे देश से फोन करता है, लेकिन बात समझ में नहीं आती मेरे को। तो भी मेरे दुख है। तो ये मैं डोनर स्कूल होता है, आप समाज सेवा जो कर सकता है, आज यहाँ से भी बैठ के कर सकता है। आप पहले 4000 रुपया देता है, उसमें छोटे छोटे 25 बच्चा को मैं किताब किन के देता हूँ, और कुछ कुर्सी छोटा छोटा मादुर किन के देता हूँ। जो मैडम पढ़ाता है उसको हर एक महीना 2000 रुपया से 1500 रुपया कुछ देता है, वो बच्चा लोग को पढ़ाता है। कोई दिन हो सकता है एक रिक्शा वाला का लड़का डॉक्टर हो सकता है, किसी को व्यवसाय का लड़का डॉक्टर इंजीनियर हो सकता है, कृषक को लड़का भी हो सकता है। इसी सोच के मैं लड़का लोग को ट्यूशनी 6
वो भी चलाता हूँ। और क्या करता हूँ, मैं घर पे एक हॉस्पिटल बनाता हूँ। मैं ये हॉस्पिटल नहीं है मेरे को, ये मैं जो फास्ट ट्रीटमेंट करता हूँ खुद, अपने ट्रेनिंग दिया मैंने। एक एक्सीडेंट हो चुका है, खून बहलाता है, ये हमको ट्रेनिंग दे दिया डॉक्टर मंडल, तो वो भी मैं करता हूँ। किसी को सलाइन देना है, किसी को सुआ देना है, किसी को ऑक्सीजन देना है, ये भी मेरे घर में फर्स्ट एड सब कुछ है। तो ऐसा हो जाता है कोई दिन पेशेंट 4, 5, 7, 10 मानव सेवा सदन उसका नाम है। मेरे कहना है इंसान को सेवा करना सबसे बड़ा धर्म होता है। स्वामी विवेकानंद ने बोला जीव को सेवा करो। और कोई चीज एक तो जन्म हुआ तो एक तो दाग रख के जाओ। जो देश में जन्म हुआ हम लोग, देश को सेवा करना, इंसान का सेवा करना सबसे बड़ा धर्म होता है। करीमुल जी, एक बात बताइए कि आपने जब ये बाइक एम्बुलेंस स्टार्ट की थी, किसी ने आपका विरोध किया, ऐसा कुछ हुआ कभी? हाँ मैडम, बहुत विरोध किया, आदमी भी हंसने लगा है, बहुत आदमी हंसा है, ये क्या करता है, ये एम्बुलेंस कैसे लेगा जाएगा, किसी की बहुत विरोध किया आदमी। और कोई बोलता है नहीं ये पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, मालूम होता है। तो हम वही दिन से शपथ लिया, जितने भी पेशेंट गया एक पैसा हम नहीं लेंगे। और मैं ये भी गांव पे दिखा देंगे जे एक आदमी खाली हाथ से अगर मन ठीक रहने से कितना आदमी का सेवा कर सकता है। आप जो देता है उसी को मैं पहचाता हूँ, मैं पियोन के काम करता हूँ, असले मेरे नहीं है। समाज सेवा करने वाला को पैसा की जरूरत नहीं है, ये मन और दिल एक होता है। जब आपको पद्मश्री दिया गया कैसा लगा था? देखिए पद्मश्री तो मेरा नहीं, पद्मश्री आप लोग का है, उत्तर बंगाल के लिए है। पद्मश्री मैं प्लेयर हूँ, प्राइज लाता हूँ, ये आप लोग के लिए। मेरे काम है इंसान को सेवा करना और इंसान को देखना। और ये पद्मश्री बार मुझको भारत सरकार ने सम्मान दिया है, बहुत खुश हूँ। एम्बुलेंस दादा करीमुल हक को आपने सुना। तान्या विश्वास की प्रस्तुति हमें आकाशवाणी सिलीगुड़ी से प्राप्त हुई। अब मुड़ते हैं एक और पर्व की ओर, इस बार वाराणसी में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस वहां 21 से 23 जनवरी तक मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम है रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। उल्लेखनीय है कि इस भव्य आयोजन के बाद विश्व भर से आए प्रतिभागी अर्ध कुंभ में हिस्सा लेने प्रयागराज जाएंगे और उसके बाद गणतंत्र दिवस समारोह के लिए नई दिल्ली आएंगे। पिछले दिनों सुविख्यात इतिहासकार विद्वान प्रोफेसर मुशीरुल हसन का इंतकाल हो गया। राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक के रूप में उनका कार्यकाल उल्लेखनीय रहा है। सन 2007 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पिछले सप्ताह दिल्ली के वास्तुकला क्षेत्र में एक उभरती शख्सियत अर्चना गुप्ता का निधन हो गया। मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन के लिए उनके कार्य को हमेशा याद रखा जाएगा। समय का ये पड़ाव संस्कृति जगत की कुछ महान विभूतियों के जीवन चक्र से गहराई से जुड़ा हुआ है। पंडित भीमसेन जोशी, पंडित कुमार गंधर्व, अमृता शेरगिल, मृणालिनी साराभाई और केलुचरण महापात्र की कला साधना पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। श्री रामानुजाचार्य, श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी और स्वामी विवेकानंद के दर्शन को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।